IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक एस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का 11वां नंबर चैप्टर देखेंगे, विद्युत। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसके जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस क्लास का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 11 एनसीईआरटी का 11वां चैप्टर है, विद्युत। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है, विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों के विविध उपयोग के लिए एक नियंत्रित कर सकने योग्य और सुविधाजनक ऊर्जा का एक रूप है। आज याद रखिएगा, आज आधुनिक युग में सब कुछ निर्भर किस पे हो गया है? इलेक्ट्रिसिटी पे निर्भर हो गया है। आज चाहे देखा होगा जो है ई वाहन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाहन चल रहे हैं, मोबाइल चार्जर हो गया, चाहे आपका जो है कंप्यूटर हो गया। तो जितने भी आज डिपार्टमेंट आधुनिक बन रहे हैं या जितनी भी चीज़ें बन रही हैं वो कहीं ना कहीं विद्युत से जुड़ी हुई है। इसलिए विद्युत का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लिखा है उसी के बारे में ये एक तरह से इंट्रोडक्शन के रूप में दिया गया है। लिखा है आगे, वह क्या है जिससे विद्युत बनती है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में यह कैसे प्रवाहित होती है, मतलब विद्युत कैसे बनती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे वो पहुंचती है, वह कौन से कारक है जो किसी विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित अथवा नियमित करते हैं। तो विद्युत धारा को जो है जब चलती है परिपथ में तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाता है, कैसे उसको नियमित करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हम इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव और इसके प्रयोगों पर भी चर्चा करेंगे कि विद्युत धारा का क्या ऊष्मीय प्रभाव पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसलिए हमें इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। और जितने भी सिलेबस के टॉपिक होते हैं, जब तक हम सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो एग्जाम में हमें से क्वेश्चन वो बन नहीं पाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ना जरूरी होता है। लिखा है आगे, विद्युत धारा और परिपथ क्या है? तो जिस परिपथ पर, मतलब जिस रास्ते से जिस तरह से बिजली जो गमन करती है, वितरण होता है, उससे हम परिपथ कहते हैं। तो विद्युत धारा एक परिपथ पर ही चलती है। लिखा हुआ है, हम वायु धारा तथा जल धारा से परिचित होंगे। हम जानते हैं कि बहते हुए जल से नदियों में जल धारा बनती है। जल धारा नदियों में बनती भी है और समुद्र में भी बनती है। इसी प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी चालक में से प्रवाहित होता है, उदाहरण के लिए किसी धातु के तार में से, तब हम कह सकते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। हम जानते हैं कि किसी टॉर्च में सेल अथवा बैटरी जब उचित क्रम में रखे जाए तो टॉर्च के बल्ब को दीप्त करने के लिए आवेश का प्रवाह अथवा विद्युत धारा प्रदान करते हैं। तो जो बल्ब जलता है, टॉर्च जलती है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हमने यह भी देखा है कि टॉर्च तभी प्रकाश देती है जब उसके स्विच को ऑन करते हैं। ठीक है, अगर हम ऑफ कर देंगे तो जो है टॉर्च नहीं जलेगा। तो टॉर्च जब जलता है, इसका मतलब है ऑन करते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। स्विच क्या कार्य करता है? स्विच सेल तथा बल्ब के बीच जो है चालक संबंध जोड़ता है। किसी विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो सतत और बंद जो परिपथ होता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। अब यदि परिपथ कहीं से टूट जाए, ठीक है, तो विद्युत धारा के प्रवाह समाप्त हो जाता है और बल्ब नहीं जलता है। तो परिपथ का टूटना जो है क्या हो जाएगा? उससे जो है विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाएगा। ये सब जानते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में है। लिखा है आगे, हम विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करें? विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत आवेश की जो प्रवाह की दर होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं, आवेशों के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। तथापि जिस समय विद्युत की परिघटना या का सर्वप्रथम परीक्षण किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया और धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया है। यह भी क्वेश्चन एक बार कथन कार्ड में पूछा गया है। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो
ऋणावेश होता है कि प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब जो छोटी छोटी परिभाषाएं दी गई हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको हमें बहुत अच्छे से गौर करना है, इसको हमें समझने का प्रयास करना है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्योंकि ये सब देखा होगा कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते भी हैं। तो लिखा है वह क्या है जो विद्युत आवेश को प्रवाहित कराता है। जो विद्युत आवेश को प्रवाहित कराने वाला वो क्या चीज़ है, उसके बारे में बात हो रही है। आइए जल के प्रवाह से सादृश्य के आधार पर इसका विचार करते हैं। किसी कॉपर के तार से आवेश स्वयं प्रवाहित नहीं होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी आदर्श क्षैतिज तली से जल प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, तो कॉपर पे अचानक से जल जो है वो तार से विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होगा, उसके लिए जरूर कोई न कोई जो है अलग सिस्टम है। यदि नली के एक सिरे को किसी उच्च तल पर रखे जल टैंक से जोड़ दे, जिसे नली के दो सिरों के बीच कोई दाबांतर बन जाए, तो नली के मुक्त सिरे से जल बाहर की ओर प्रवाहित होता है। ये भी आपने सुना होगा, देखा भी होगा। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती। इलेक्ट्रॉन के केवल तभी गति करता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर होता है। ये कथन कारण में क्वेश्चन आया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करता है जब चालक के अनुदिश विद्युत जो है क्या कहते हैं दबाव में जो है अंतर आता है, तभी जो है गति करता है, और उसे क्या कहते हैं, जिसे विभवांतर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। विभव में यह अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो जो एक से अधिक बैटरी होती हैं उससे ज़्यादा उत्पन्न होता है। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, तो याद रखना जो सेल होती हैं, जो बैटरी की सेल होती है, उसमें जो रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत उत्पादन होता है, ये भी क्वेश्चन आ जा चुका है। रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है। ऐसा उस समय भी होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा प्रवाहित जो है नहीं ली जाती है। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति ला देता है और विद्युत धारा जो है उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। बिल्कुल टार्च में, जैसे टार्च में जो होता है, जो 1 2 से 3 सेल जोड़ करके जब जो है वो करते हैं तो पहला नंबर विभवांतर बनाता है और उसी से विद्युत प्रवाहित होती है। जब हम ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लगता है, ऑफ कर देते हैं तो वो बंद हो जाता है, लेकिन उसमें रासायनिक जो है, ये भी याद रखना, उसमें रासायनिक ऊर्जा ही खर्च होती है जो उसमें संचित होती है। तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा ही संचित रहती है जो खर्च होती है। ठीक है, आगे लिखा है किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश को एक विद्युत से दूसरे विद्युत तक लाने में किया जाता है। जैसे लिखा है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है, तो किया गया कार्य बटा क्या होता है, आवेश होता है। ये क्वेश्चन कई बार जो है सूत्र भी पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, खास करके बीपीएससी में और जो है यूपीपीसीएस में ये जरूर पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे लिखा है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। कम से कम ये क्वेश्चन 20 बार अलग अलग एग्जामों में आ चुका है कि विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, जिसे इटली के भौतिक विज्ञानी जो है अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो 1 जूल कार्य किया जाता है, जो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 जूल बटा 1 कूलाम होता है। ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इस सूत्र को भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से हमें गौर करके इसको हमें याद करने की जरूरत है, अगर यहाँ से क्वेश्चन कभी आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, आगे लिखा है विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विभवांतर की माप का यंत्र कौन सा है, तो वोल्ट मीटर होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से जो है पार्श्वक्रम संयोजित करते हैं जिसके बीच विभवांतर मापना होता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको हमें अच्छे से याद रखना है। यही सब सारे क्वेश्चन एग्जाम में जब आते हैं तो गलत हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। लिखा है हम जानते हैं कि बैटरी अथवा सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत होते हैं।
सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं सेल के दो टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती हैं। बिल्कुल सही है। जो बैटरी से संयोजित किसी प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के किसी निकाय में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों में गति स्थापित करता है। हमने जो है अनुभाग जो ऊपर वाला मैंने पैराग्राफ देखा था, अध्ययन किया था कि परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करते रहना पड़ता है। याद रखना, उसमें जो है लगातार जो ऊर्जा प्रवाहित होती है तो ऊर्जा उस पर खर्च होती रहती है। आगे लिखा है, यह ऊर्जा कहाँ चली जाती है? विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुई स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य करने जैसे पंखे की पंखुड़ियों को घुमाना में उपयोग हो जाता है। स्रोत ऊर्जा का शेष भाग उस ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च होता है जो संधियों के ताप में वृद्धि करते जो जहाँ जहाँ तार जुड़े होते हैं उनके लिए भी जो है यह काम करता है। इसका जो है क्षेपण प्रायः हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी विद्युत पंखे को निरंतर काफी समय तक चलाते हैं तो वह गर्म हो जाता है। इसके विपरीत यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, अर्थात बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह ही संयोजित होता है, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप में ऊष्मा के रूप में क्षतीय होती रहती है। ठीक है, इसे देखा होगा कभी जब हम पंखा चलाते हैं बहुत देर तक तो थोड़ा देर बंद करना पड़ता है जिससे वो गर्म ना होने पाए। ये ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें विद्युत जो है जब प्रवाहित होती है तो हो सकता है कि वो जलने का कारण बन सकता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत जो इस्त्री जैसे मतलब प्रेस जैसी युक्तियों में किया जाता है। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जो होता है, याद रखना, इन सब का उपयोग कहाँ करते हैं? विद्युत हीटर में करते हैं, जो आपका प्रेस में करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या होते हैं? किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का अस्वाभावी परिणाम है। बहुत सी स्थितियों में यह अवांछनीय होता है क्योंकि यह उपयोगी विद्युत धारा को ऊष्मा में रूपांतरित कर देता है। विद्युत परिपथों में अपरिहार्य तापन परिपथ के अवयव के ताप में वृद्धि करता है जिससे उनके गुणों में परिवर्तन हो सकता है। विद्युत इस्त्री मतलब आपका प्रेस, विद्युत जो है होस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली तथा विद्युत हीटर जूल के ताप पर आधारित कुछ सुपरिचित युक्तियां होती हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत जो याद रखना, ये सब जो जूल के जो आपका तापन का आधारित नियम होता है वो कौन कौन सी चीजें काम करती हैं, तो जो ये उदाहरण दिया गया है यही सब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का जो व्यवहार में देखा जाए तो कहाँ कहाँ यूज होता है, इनको हमें अच्छे से याद करना पड़ेगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे लिखा है, विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जैसा कि हम विद्युत बल्ब में देखते हैं, यहाँ पर बल्ब के तंतु जो तार लगे होते को उत्पन्न ऊष्मा को जितना जो है संभव हो सके रोके रखना चाहिए ताकि वह अत्यंत तप्त होकर के प्रकाश उत्पन्न कर सके। इसे इतने उच्च ताप पर पिघलना नहीं चाहिए क्योंकि वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन मैंने बता दिया। अब यहाँ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि टंगस्टन कितने पर उसका गलनांक कितना होता है? तो 3380 सेंटीग्रेड पर ही जो है टंगस्टन जलता है। इसीलिए देखा होगा बल्ब में टंगस्टन का उपयोग करते क्वेश्चन कम से कम 20 बार आ चुका है का उपयोग किया जाता है, जो उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है। विद्युत रोधी टेक का उपयोग करके धातु को यथासंभव ताप जो है जो क्या करते हैं विलगित बनाना चाहिए। प्राय बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है जिससे उसके तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। तंतु द्वारा उपभुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, परंतु इसका एक अल्प भाग जो है विकिरित प्रकाश के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है, वो भी जो है हट जाता है। ठीक है, आगे लिखा है जो है आपका जूल का ताप एक और सामान्य उपयोग विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाला फ्यूज होता है। तो जो फ्यूज हमारे यहाँ उपयोग होता है उसमें भी जो है जूल ताप अर्थात विद्युत तापन का प्रयोग किया जाता है। यह परिपथों और जो है संधियों की सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उससे प्रवाहित ना होने दे करके करता है। फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। फ्यूज किसी ऐसी धातु अथवा मिश्र धातु के तार का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक हो। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और लेड, इन सब का उपयोग कहाँ करते हैं? फ्यूज बनाने में।
यदि परिपथ में किसी निर्दिष्ट मान से अधिक मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार में वृद्धि हो जाती है। देखा, कभी कभी फ्यूज जल जाता है, इसीलिए इससे फ्यूज का जो है तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है, इसलिए फ्यूज देखा हुआ जलने का कारण ही बन जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित हो जाती है, जब उससे ज़्यादा हो जाता है। फ्यूज तार प्रायः धातु के सिरे वाले जो है पोर्सेलेन अथवा इसी प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थ के जो है कार्ट्रिज में रखा जाता है। घरेलू परिपथों में उपयोग होने वाली फ्यूज की जो अनुमत विद्युत धारा कितनी होती है? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर होती है। उस विद्युत स्त्री के परिपथ में जो 1 किलोवाट की विद्युत धारा उस समय जो है उपभुक्त करती है, मतलब उपयोग करती है, जब उसे हम जो है क्या करते हैं 220 वोल्ट पर प्रसारित करते हैं, तब 1000 जो है क्या हो जाता है, 1 वाट हो जाता है, जो है कितना 220 वोल्ट हो जाता है। तो अगर उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.54 जो है एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग विद्युत शक्ति के बारे में देख लेते हैं। लिखा है, आपने अपनी पिछली कक्षाओं में यह अध्ययन किया है कि कार्य करने की दर में को शक्ति कहते हैं और ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को भी शक्ति कहते हैं। समीकरण में हमें किसी विद्युत परिपथ, जो समीकरण दिया गया है, हमें किसी विद्युत परिपथ में जो है उपभुक्त अथवा क्षतीय विद्युत धारा की दर प्राप्त होती है, जो विद्युत खर्च होती है उसको बताया गया है। इसे विद्युत शक्ति भी कहते हैं। शक्ति P को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, ये सूत्र कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा, विद्युत धारा का SI मात्रक वाट होता है। ये भी क्वेश्चन कम से कम 20 बार अलग अलग एग्जामों में आ चुका है। या उस युक्ति द्वारा जो है उपभुक्त शक्ति है जिससे उस समय जो है एक विभवांतर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब उसे हम एक जो है वोल्ट विभवांतर पर जो है क्या करते हैं, प्रचारित करते हैं। वाट शक्ति का एक छोटा मात्रक होता है। किसका? शक्ति का वाट एक मात्रक होता है। अतः जो है वास्तविक व्यवहार में हम इसके काफ़ी बड़े मात्रक किलोवाट का उपयोग करते हैं। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है, चूंकि विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि विद्युत ऊर्जा जो है किसका गुणनफल होता है, तो शक्ति और समय का गुणनफल होता है। तो ये सब की पॉइंट है, इनको हमें निकाल करके नोट करना पड़ता है। इसलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा है। जब वह वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटा तक होता है तो उपभुक्त ऊर्जा का 1 वाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा है, जिसे सामान्यतः बोलचाल में यूनिट कहते हैं। तो याद रखना, हमारे जो बिजली आती है वो किलोवाट में आती है और जो बिजली उत्पादन होती है वो मेगावाट में होती है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये उसका सूत्र है, ये दिखाया गया। कभी कभी एग्जाम में से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना कि एक जो है किलोवाट जो है आवर जो विद्युत आती है, वो अगर उसको हम जूल में करते हैं तो कितना हो जाएगा, उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। तो 1000 वाट को अगर हम 3600 सेकंड से गुणा करते हैं तो कितना वाट हो जाएगा, फिर वो जूल में कन्वर्ट होगा, उसी चीज़ को ये बताया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है, बहुत से लोग यह सोचते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन उपभुक्त है या गलत है। हम विद्युत बोर्ड अथवा विद्युत कंपनी को विद्युत बल्ब, विद्युत पंखे, इंजन आदि जैसे विद्युत जो है यंत्रों से इलेक्ट्रॉनों को गति देने के लिए प्रदान की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का भुगतान करते हैं। हम अपने द्वारा उपभुक्त ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं। तो जितना हम विद्युत जो है यूज करते हैं उसका हम क्या करते हैं, उसका हम पे करते हैं। ठीक है, चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है। किसी चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉनों की धारा जो है विद्युत धारा की रचना करती है। परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की गति प्रदान करने के लिए हम किसी सेल अथवा बैटरी का उपयोग करते हैं। सेल अपने सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। इस विभवांतर को वोल्ट जो है में मापते हैं। प्रतिरोध एक ऐसा गुणधर्म है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है। यह विद्युत धारा के परिणाम को नियंत्रित करता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि विद्युत धारा के परिणाम को कौन नियंत्रित करता है, तो प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध का जो है SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ओम का नियम क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछाता है। लिखा है कि ओम का नियम ये भी पूछते हैं किससे संबंधित है, तो विद्युत परिपथ से या विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु यह शर्त है कि वह प्रतिरोधक का ताप समान रहना चाहिए। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर सीधा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर प्रतिलोमक निर्भर करता है और उस पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है जिससे वह
बना होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने बता दिया है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसके बाद आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।